मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? सब अच्छे से हैं? अब तो स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया है, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। चलो, तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है हमारा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना और कंक्लूजन पे पहुंचना कि कंपनी आज जहां भी खड़ी है, स्टैंड कर रही है, वो किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। मतलब जिसमें अगर हमने पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम किस बेस पे इन्वेस्ट करें। क्लियर? अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज खरीदी है, जैसे मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदने के लिए आप पहले देखते हो कि हम कौन सी कंपनी का मोबाइल है, कौन सी कंपनी का मोबाइल अच्छा चल रहा है, तभी आप उसमें पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो। ऐसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस में भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या चाहे बैलेंस शीट, उसको एनालाइज करते हैं यानी कंपेयर करते हैं ताकि हम अपना डिसीजन ले सके। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या होता है? एक बार दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी, चाहे पीएनएल अकाउंट है चाहे बैलेंस शीट है, उनको कंपेयर करना। किसके साथ कंपेयर करना? तो 2 इयर्स की फिगर्स दी होंगी, उनको कंपेयर करना कि भी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसको कंपेयर करके उसके बिहाफ पे डिसीजन लेना, उसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं 2 साल के लिए, लाइक एसेट्स है लास्ट ईयर के 10,000 है, ठीक है, अगेन आपके इस ईयर के 20,000 है, तो उसमें क्या इंप्रूव हो रहा है? 10,000 थे, अब 20 हो गए, तो 10,000 इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसको कंपेयर करना, इसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं, ताकि उस पे बेस पे हम डिसीजन ले सकें। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस। अब आपके एनालिसिस कितने तरीके के हैं? हमारे यहाँ पर हमने 4 तरह के एनालिसिस लिए, लेकिन आपके एक और एक्स्ट्रा एनालिसिस एक और है जो मैं आपको वर्बली बताऊंगी। फर्स्ट है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? इट इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर के। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये इनके बारे में जानना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स, उसके डिटेल रिकॉर्ड्स, तो उसको हम एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। जो कंपनी के बाहर के बंदे, जैसे हम लोग हैं, जो इन्होंने पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है कंपनी में, क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, तो अब किसी से आप पैसा उधार लेते हैं तो आपको उधार देने वाला भी सोच के ही देगा ना कि भाई मैं इसको दूं या ना दूं, ताकि कल मेरा पैसा वापस आ सके या नहीं। तो उसको हम एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। क्या? नेक्स्ट इज इंटरनल। इंटरनल एनालिसिस कौन से होते हैं? इट इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल एनालिसिस कौन से होते हैं? जो मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, यानी आपके कंपनी के अंदर ही होते हैं। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? जो आपकी मैनेजमेंट खुद कंडक्ट करती है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? इट इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स यानी आपके कई सारे सालों का अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। ये टाइम सीरीज एनालिसिस होता है और इसको डायनामिक भी कहते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसका एक एग्जांपल है। और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? सिर्फ ये 1 साल का बनाया जाता है। इट इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली। ठीक है, ये 1 ईयर का होता है। इट इज क्रॉस सेक्शनल। वो कौन सा होता था? टाइम सीरीज। ये क्रॉस सेक्शनल। अगर आपको दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट, इट इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, और इट इज फॉर
1 ईयर ओनली। वो टाइम सीरीज एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस क्या है, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। उसके एग्जांपल कंपैरेटिव स्टेटमेंट और इसका है रेशियो एनालिसिस। इस चारों के अलावा एक और हमारा है जो कि है इंटर पीरियड और इंट्रा फॉर्म एनालिसिस। इंटर पीरियड और इंट्रा फॉर्म एनालिसिस में क्या होता है, इंटर पीरियड का मतलब होता है कि आपने जो भी कुछ कंपेयर करना है 2 साल का होना चाहिए। मतलब कंपैरिजन, किसी चीज को कंपेयर करने के लिए आपको दूसरी वैल्यू की जरूरत होती है, तो इसमें 2 इयर्स की वैल्यूज को आप कंपेयर करते हो। इंट्रा फॉर्म का मतलब होता है कंपैरिजन इन सेम फॉर्म, यानी एक ही फॉर्म में 2 सालों का कंपैरिजन करना। क्लियर गाइस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, मेथड्स होते हैं जो हमारे, कि हम किस बेस पर, किसके उससे हम एनालाइज करते हैं। तो हमारे मेनली है तो हमारे 6-7 टूल्स, लेकिन अभी जो हमने फिलहाल करने हैं वो हमारे 5 टूल्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा टूल आता है, जो सबसे पहला टूल है हमारा, वो है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो हमने अभी आगे टॉपिक करना है। सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये भी हम करेंगे क्योंकि ये 2 टूल्स हमारे आज के टॉपिक है। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारा हो चुका है। एंड लास्ट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस से अभी बाहर है, लेकिन बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके कितने टूल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 टूल्स हैं। नंबर 1 इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नंबर 2 is common size statement, number 3 is ratio analysis, number 4 is cash flow statement and number 5 is fund flow statement। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है comparative statement। आज हमने करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल एनालिसिस। अब उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। अब निशन इसमें वर्ड में ही क्लियर हो जाती है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव मींस कंपेयर। अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कंपेयर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद प्रायर पीरियड स्टेटमेंट। का मतलब क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, आपने कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट या P&L अकाउंट, उसको कंपेयर करना किसके, प्रायर पीरियड स्टेटमेंट यानी पिछले साल की स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना कि भी आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि हमारा लास्ट ईयर के एसेट्स है 10,000 और जो हमारे नेक्स्ट ईयर की है, मतलब प्रीवियस ईयर के 10,000 है और करंट ईयर के हमारे हैं 20,000। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितना, 20,000 का। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ वैल्यू, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो हमारा होता है उसमें हम कंपेयर करते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता है, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था हॉरिजॉन्टल टाइप्स में आया था। तो हॉरिजॉन्टल क्यों बनता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इयर्स होते हैं। तो इसमें हमें 2 तरह की वैल्यू देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट वैल्यू है जो हमारी इसमें, वो है एब्सोल्यूट चेंज। कौन सी होती है, एब्सोल्यूट चेंज। एंड सेकंड इज परसेंटेज चेंज। ठीक है, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट अमाउंट। एग्जैक्ट अमाउंट मींस आपका जो भी चेंज हो रहा है आपके एक एग्जैक्ट अमाउंट होती है, आप अमाउंट में लिखते हैं। एंड परसेंटेज में वो परसेंटेज फॉर्म में लिखी जाती है, फिगर्स को हम परसेंटेज में लिखते हैं। क्लियर। और ये अब आपका इंटर पीरियड कंपैरिजन और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ये टाइप्स की वैल्यूज की, वो भी इसमें क्या होता है, 2 इयर्स नीडेड होता है कंपैरिजन के लिए और इसमें सेम फॉर्म का कंपैरिजन।
क्लियर गाइस? दोबारा से बताती हूँ, टाइप्स ऑफ हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने के लिए दो वैल्यूज की जरूरत होती है। एक होती है हमारी एब्सोल्यूट चेंज, एक होता है हमारा परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में हमारी एग्जैक्ट अमाउंट लिखी जाती है, जितना भी चेंज होता है। जैसे 10,000 था प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 20,000 हो गया, तो जो 10,000 डिफरेंस है दैट इज योर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चेंज। और परसेंटेज चेंज में आपको परसेंटेज फॉर्म में लिखना होता है, यानी परसेंटेज निकाल के लिखना होता है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अब ये आपका परफॉर्मा आ गया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। सेकंड हमारा प्रीवियस ईयर, क्योंकि कंपैरेटिव में हमें कंपेयर करना है, किसको, करंट ईयर की वैल्यू को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। तो आपके पहले एक प्रीवियस ईयर आएगा, देन करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज, जो मैं अभी आपको पीछे बता के हटी हूँ कि हमें इसमें दो वैल्यूज चाहिए, एक एब्सोल्यूट चेंज चाहिए और एक परसेंटेज चेंज चाहिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हमने शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स में आपको पता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो आते हैं। सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, आपको पता ही है। देन करंट लायबिलिटीज, इनका टोटल। फिर एसेट्स आ जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और टोटल उसका। ये आपका परफॉर्म है। प्रीवियस ईयर को हम ए लिया है, करंट को बी। एब्सोल्यूट चेंज कैसे हो गया, बी माइनस ए, यानी करंट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है सी, यानी जो चेंज आया है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इजी है। क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर गाइस? कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये क्लियर करती हूँ। जैसे अब हमने एक परफॉर्मा लेके इसमें एक एग्जांपल ले लिया है, आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर के इक्विटी एंड लायबिलिटीज एसेट्स दिए हुए हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड्स हमने सिंपल एग्जांपल लिया, मैंने ऐसे ही सारा लिख लिया, अलग से नहीं लिखा है। शेयर होल्डर फंड्स हैं आपके 10 लाख के, करंट ईयर के हैं 15 लाख के। तो कितना चेंज हुआ है, 15 माइनस 10 लाख, यानी 5 लाख का आपका चेंज आ गया है। और एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, वो जो आ गया कितना आ गया, 50% आपका एब्सोल्यूट चेंज आ गया। क्लियर गाइस? दोबारा से बता रही हूँ, जो आपका एब्सोल्यूट चेंज है, सबसे पहले इसको छोड़, सबसे पहले आपको जो जो दी हुई है आपने फिगर्स लिख लेनी है। जैसे प्रीवियस ईयर के आपको शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है 2,50,000, करंट लायबिलिटीज दी है 2,50,000, टोटल लिख लिया। ऐसे ही एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, करंट एसेट्स दिए हुए हैं 7 लाख टोटल। अब इसके बाद ऐसे ही करंट ईयर, प्रीवियस ईयर के थे, अब करंट ईयर के 15 लाख, 3,50,000 नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आपकी 4,50,000, ये टोटल आ गया 23 लाख। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं 13 लाख और करंट एसेट्स दिए हुए हैं आपके 10 लाख, 23 लाख टोटल आ गया। तो अब आपने निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फार्मूला क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 15 में से 10 गए 5 लाख, 3,50,000 में से 2,50,000 गए 1 लाख, 4,50,000 में से 2,50,000 गए 2 लाख, और 23 लाख में से 15 गए 8 लाख। ऐसे ही फिर 13 में से 8 गए 5 एंड 10 में से 7 गए 3 लाख, और 23 में से 15 गए 8 लाख। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कैसे निकलेगी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, कम 50%। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स कम 40%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, इट्स कम 80%। अब यहाँ पर ये नहीं है कि इसका टोटल लिख देना है, इसकी भी परसेंटेज निकालनी, कैसे, 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स कम 53.33%। ऐसे ही हम एसेट्स का करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 62.5%। 3 lakh divided by 7 lakh multiplied by 100, 42.85%. And last 8 lakh divided by 15 lakh multiplied by 100,
53.3%। हमेशा एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम होती है, परसेंटेज भी इसकी सेम होगी टोटल। क्लियर गाइस? कोई डाउट? कुछ भी आ रहा है? बहुत इजी है, आपके फ्री के मार्क्स हैं ये एग्जाम में, तो आपको ये बहुत ही इजी समझ आ जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। इसका नेक्स्ट मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आने वाले टॉपिक्स आपको सारे आपको क्लियर हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।